Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Pacific Group of Colleges, Multan campus. Today we are going to talk about lecture number 28 from biology book, and that lecture will be from chapter number 11. And this chapter is also important for long question and short questions also. So our topic of discussion is photosynthetic pigments. Pigments means to say रंगदार मादे जो कि किस में काम आते हैं, फोटोसिंथेसिस में, यानी ग्लूकोज की फॉर्मेशन में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो आज हमने यही डिस्कस करना है कि लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स यानी ऐसे मादे जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं सनलाइट के अंदर या फिर वाइट लाइट के अंदर 6 बेसिक कलर्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड वायलेट। सो वाइट लाइट और सनलाइट के अंदर मौजूद इन डिफरेंट कलर्स को एब्जॉर्ब करके उनकी मदद से ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। तो इन कलर्स को एब्जॉर्ब करने वाले पिगमेंट्स क्या होंगे? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इनकी एग्जांपल में हम क्लोरोफिल को भी स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं जिसकी मदद से ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। लाइट कैन वर्क इन क्लोरोप्लास्ट ओनली इफ इट इज एब्जॉर्ब्ड। रोशनी क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसी वक्त फंक्शनल हो सकती है, उसी वक्त ग्लूकोज की फॉर्मेशन में हेल्पफुल हो सकती है जब वो क्या हो? एब्जॉर्ब हो। और इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए जो पिगमेंट्स हैं वो ऐसे मादे होंगे जो कि विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते होंगे। और विजिबल लाइट की वेवलेंथ कितनी होगी? 380 to 750 नैनोमीटर। इन दो क्रेस्ट्स के दरमियान में जो ये वेव नजर आ रही है आपको, ये क्या है? वेवलेंथ। और चूंकि सनलाइट में जो एनर्जी के पैकेट्स फोटॉन्स होंगे वो इस तरह वेव की तरह मूव कर रहे होंगे, तो उनकी वेव लाइक नेचर होगी। तो किसी फोटॉन की वेवलेंथ ज्यादा होगी तो हम देख सकते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? रेड लाइट की। क्योंकि व्हाइट लाइट हमने पढ़ा था कि 6 बेसिक कलर्स के ऊपर कंसिस्ट करती है, तो उसमें से एक कलर रेड कलर होगा। और जो फोटॉन्स वेव की तरह मूव कर रहे होंगे और उनकी वेवलेंथ होगी 665 नैनोमीटर के राउंड अबाउट, तो वो फोटॉन्स कौन सी लाइट शो कर रहे होंगे? रेड लाइट। और इसी तरह से व्हाइट लाइट के अंदर उसकी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती हुई ब्लू लाइट भी मौजूद होती है। और ये कलर्स विजिबल स्पेक्ट्रा के अंदर आते हैं जिनको ह्यूमन आई डिटेक्ट कर सकती है या फिर देख सकती है। यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि जब ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी तो उसके लिए वही लाइट इफेक्टिव होगी जो कि एब्जॉर्ब होगी। ये एनर्जी के पैकेट्स फोटॉन जिनकी वेव लाइक नेचर है, ये अप एंड डाउन होते हुए मूव कर रहे हैं। तो इनमें यहाँ पर स्पेक्ट्रा दिखाया जा रहा है। स्पेक्ट्रा का मतलब होगा मुख्तलिफ कलर्स की जो धारियां हमें नजर आ रही हैं वो मुख्तलिफ फोटॉन्स की जो वेवलेंथ है लाइट में उनके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पर विजिबल लाइट नजर आ रहा है आपको लिखा हुआ। विजिबल लाइट वो लाइट जो कि ह्यूमन आई देख सकती है, और बाकी जो गैमा रेज, एक्स रेज, ये वो वेवलेंथ है लाइट की जो कि ह्यूमन आई डिटेक्ट नहीं कर सकती। अब हम इसको एलेबोरेट करके देख रहे हैं कि जिसमें 400 से लेकर 740 नैनोमीटर तक ये ऐसी वेवलेंथ है जो कि विजिबल स्पेक्ट्रा के अंदर फॉल करेगी। यानी ये लाइट हम देख सकते हैं। इसमें जो शॉर्ट वेवलेंथ है उसमें हम देख सकते हैं वो ब्लू लाइट हमें नजर आ रही है, और लार्ज वेवलेंथ हमें किस में नजर आ रही है? उस लाइट की जो कि रेड कलर में शो हो रही है। तो जब ये एनर्जी के पैकेट्स लीफ के ऊपर फॉल करते हैं तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ब्लू लाइट एब्जॉर्ब हो रही है और रेड लाइट भी एब्जॉर्ब हो रही है, ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, और येलो लाइट कुछ हद तक एब्जॉर्ब हो रही है और रिमेनिंग रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये विजिबल स्पेक्ट्रा है लाइट का। और प्लांट सेल के ऊपर जब ये विजिबल स्पेक्ट्रा जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है, ये जब क्लोरोप्लास्ट में मौजूद ये थैलाकॉइड हैं और इनकी ये मेम्ब्रेन्स हैं जिनके ऊपर ये एनर्जी के पैकेट्स फॉल कर रहे हैं जो एब्जॉर्ब हुए हैं। तो इन मेम्ब्रेन के अंदर हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को देखना है। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, जब इनके ऊपर एनर्जी के पैकेट्स
फॉल करते हैं या फिर लाइट एनर्जी, तो उससे कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं और उन प्रोडक्ट्स से फिर कैसे ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, इन सब को हम अपने आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल से स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते जाएंगे। यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि इस वाइट लाइट के अंदर जो बेसिक कलर्स हैं उनमें से कौन कौन से एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कौन कौन से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और कौन कौन से ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन हमें नज़र आ रही है कि रेड और ब्लू लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। तो हमने देखा कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम था लाइट का वहाँ पर 400 से 740 नैनोमीटर था, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक आपने देखना है जो विजिबल स्पेक्ट्रा होगा लाइट का, ऐसी लाइट जो कि ह्यूमन आई देख सकती है, तो वो स्पेक्ट्रा, वो धारियाँ, वो लाइंस कहाँ से कहाँ तक होंगी वेवलेंथ में, 380 से 750 नैनोमीटर। तो आपने अकॉर्डिंग टू बुक की MCQs के हवाले से भी याद रखना है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि पिगमेंट्स ही ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं ऑफ सोलर एनर्जी फॉर द कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी into glucose, into chemical energy that is stored in the carbon and hydrogen bonds of glucose molecule. Different pigments absorb light of different wavelengths. हमने ये भी डिस्कस किया है कि वेवलेंथ डिफरेंट हो सकती है लाइट की और डिफरेंट पिगमेंट्स डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल ए ज़्यादातर एब्जॉर्ब करता है वायलेट ब्लू लाइट को या फिर ऑरेंज रेड लाइट को, और ये डिफरेंट पिगमेंट्स इस ग्राफ से शो किए जा रहे हैं ये कौन कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सो डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एंड वेवलेंथ दैट एब्जॉर्ब्ड डिसअपियर, और जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाती है वो फिर डिसअपियर हो जाती है, वो फिर नज़र नहीं आती। जैसे कि जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है लाइट की वो नज़र नहीं आती, लेकिन जो रिफ्लेक्ट हो रही है, फॉर एग्जांपल ग्रीन लाइट, वाइट लाइट में से ग्रीन लाइट ज़्यादातर रिफ्लेक्ट होती है जो लीफ पर फॉल करती है, तो जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है हमें उसी का कलर नज़र आएगा, तो दैट्स वाई हमें लीफ क्या नज़र आता है, ग्रीन। और थोड़ी बहुत येलो लाइट भी रिफ्लेक्ट होती है लेकिन ग्रीन कलर उसे छुपा लेता है, तो हमें ऑलमोस्ट लीफ क्या नज़र आएगा, ग्रीन। तो कौन सी लाइट कितनी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को, दैट इज़ यूज्ड टू मेजर द रिलेटिव एबिलिटीज ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स टू एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। और जो लाइट एब्जॉर्ब होती है उसका एक ग्राफ भी प्लॉट हो जाता है और इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द पिगमेंट। यहाँ से हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को देख रहे हैं जिसमें जब लाइट फॉल होती है तो वो अपने 7 बेसिक कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है, और इस स्लिट के अंदर से, इस स्पेस के अंदर से हमें वो डिफरेंट कलर्स के अंदर स्प्लिट हुई लाइट बारी बारी उसके डिफरेंट कलर्स इसमें से पास आउट हो रहे हैं। तो जब ये कलर्स इसमें से पास आउट होंगे डिफरेंट कलर्स, तो सामने रखी टेस्ट ट्यूब में जो सैंपल है उसमें फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और उस टेस्ट ट्यूब के सामने डिटेक्टर रखा हुआ है। तो ये डिटेक्टर इस चीज़ को डिटेक्ट करेगा कि कौन सी लाइट इस तक पहुंच रही है। तो ऑब्वियसली सैंपल के अंदर जो क्लोरोफिल है उसने लाइट की जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया होगा वो लाइट डिटेक्टर तक कम पहुंचेगी क्योंकि वो डिसअपियर हो गई, जो एब्जॉर्ब हो गई, और जो लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी वो डिटेक्टर पर शो हो जाएगी। और इस तरह से हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हासिल होगा कि कौन कौन सी लाइट एब्जॉर्ब हुई है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल डाटा से हमें मालूम हो सकता है कि कौन सी लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब हुई है, 380 नैनोमीटर या फिर 839 नैनोमीटर। और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इस तरह से ग्राफ भी प्लॉट हो जाता है कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब हुई है और कौन सी वेवलेंथ की लाइट कम एब्जॉर्ब हुई है। तो हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को भी देखा और हमने ये भी देखा कि वो कैसे रिलेटिव एबिलिटीज़ डिफरेंट पिगमेंट्स की मेजर कर सकता है कि कौन से पिगमेंट ने कितनी लाइट एब्जॉर्ब की है, और उसके अगेंस्ट हमें एक ग्राफ भी नज़र आ सकता है। और इसको हम
यही कहेंगे हमें क्या मिला है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मुख्तलिफ रंगीन धारियों का वो सिलसिला है जो हमने देखा था। इसके बाद हम देखेंगे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स कंटेन सेवरल काइंड्स ऑफ पिगमेंट्स। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के पास मुख्तलिफ तरह के पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि फोटोसिस्टम बना रहे होते हैं। बट क्लोरोफिल्स आर द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। लेकिन इनमें जो अहम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो कौन सा होगा, क्लोरोफिल। जस्ट लाइक दिस अदर एसेसरी का मतलब होगा जो मददगार पिगमेंट्स होंगे, किस हवाले से, लाइट एब्जॉर्प्शन के हवाले से। यानी जो लाइट क्लोरोफिल ए से एब्जॉर्ब नहीं होगी वो इन एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के जरिए एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, और ये पिगमेंट्स भी क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होंगे। हमने देखा था क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स और थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। तो आपने क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल के अंदर फर्क यहां से देखना है। और बाकी पिगमेंट्स, एसेसरी पिगमेंट्स में हम क्लोरोफिल बी इसको शामिल करते हैं, और दूसरे एसेसरी पिगमेंट्स में कैरोटीनॉइड्स आपको यहां से नजर आ रहे हैं जो कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में मौजूद हैं, और ये मिलकर क्या बना रहे हैं, फोटो सिस्टम। सो अदर एसेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट इंक्लूड्स येलो, रेड टू ऑरेंज कैरोटीनॉइड्स। ये हो सकते हैं। कैरोटीनॉइड्स आर मोस्टली रेड टू ऑरेंज। कैरोटीनॉइड्स का कलर क्या होगा, रेड टू ऑरेंज, और ज़ैंथोफिल का कलर क्या होगा, येलो टू ऑरेंज। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। यहां से हम लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट कैरोटीनॉइड को देख रहे हैं जिसका कलर क्या हो सकता है, रेड टू ऑरेंज। दीज ब्रॉडेन, ये वसी कर देते हैं किसको, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को और यूटिलाइजेशन ऑफ लाइट एनर्जी को। यानी जैसे ही लाइट एब्जॉर्ब होगी तो वो लाइट क्या होगी, यूटिलाइज होगी, इस्तेमाल होगी। तो इन पिगमेंट्स की मदद से एब्जॉर्ब होने वाली लाइट उसमें इजाफा हो जाता है और एनर्जी की यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है। तो अगर सिर्फ क्लोरोफिल ए ही एब्जॉर्ब करता रहता लाइट को तो एफिशिएंसी इतनी ज्यादा ना होती फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल को। देयर आर नोन मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोरोफिल्स। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफिल ए, बी, सी एंड डी, यानी मुख्तलिफ तरह के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जिनमें ए, बी, सी और डी को स्टडी करते हैं। और ये किस में मौजूद होंगे, फाउंड इन यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस करने वाले पौधे। और ये यूकैरियोट्स होंगे, एल्गा भी, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके सेलों में न्यूक्लियस प्रोमिनेंट या फिर वाजे होगा तो वो यूकैरियोट्स होंगे। while other photosynthetic pigments are present in photosynthetic bacteria and are known as bacteriochlorophylls। और बैक्टीरिया के क्लोरोफिल भी जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होंगे उनके क्लोरोफिल के अंदर भी हम कहेंगे रेड लाइट और फार रेड लाइट एब्जॉर्ब हो सकती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लोरोफिल्स एब्जॉर्ब मेनली वायलेट ब्लू एंड ऑरेंज रेड वेवलेंथ। जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि वो ज्यादातर क्या एब्जॉर्ब करते हैं, वायलेट ब्लू कलर को लाइट में या फिर ऑरेंज रेड कलर को। ग्रीन, येलो एंड इंडिगो वेवलेंथ्स और कलर्स आर लीस्ट एब्जॉर्ब, ये बहुत कम जज्ब होते हैं बाय क्लोरोफिल्स एंड आर ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड। या तो ये ट्रांसमिट हो जाते हैं या फिर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। Although the yellows are often masked by dark green color। मास्क मैंने क्या होता है, छुप जाते हैं ये येलो कलर किससे, डार्क ग्रीन कलर से। Hence the plant appear green, इसलिए प्लांट हमें ग्रीन नजर आता है जब तक वो किसी दूसरे पिगमेंट से छुप ना जाए। हमने देखा था कि जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वही हम देख सकते हैं, तो इसलिए हमें पत्ते ग्रीन नजर आते हैं। अब हम लिटिल बिट क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। ए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैज टू मेन पार्ट्स। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के दो अहम हिस्से होते हैं, एक स्क्वायर यानी चपटा और चार कोनों वाला। लाइट एब्जॉर्बिंग हाइड्रोफिलिक हेड होगा
और दूसरा लॉन्ग एंकरिंग, एंकरिंग कहते हैं फिक्स करके रखने वाली। हाइड्रोफोबिक वाटर हीटिंग, हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक वाटर हीटिंग। हाइड्रोकार्बन टेल होगी। यहां से हम क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफिल ए, जिसमें फ्लैट स्क्वायर यानी कि चपटा, जस्ट लाइक दिस स्क्वायर, 4 कोनों वाला हेड होगा और हाइड्रोकार्बन से बनी हुई टेल होगी, जो कि इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर एंकर करके या फिर फिक्स करके रखेगी। हेड हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग और वाटर रिपेलेंट या फिर वाटर के अंदर डिसॉल्व ना होने वाला पोर्शन इसका क्या होगा, टेल। द हेड इज कॉम्प्लेक्स पोरफायरिन रिंग। अब ये पोरफायरिन क्या है? ये ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं और 4 मॉडिफाइड पायरोल रिंग्स या फिर सब यूनिट्स इनमें नजर आते हैं। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के हेड में ये पूरा पोरफायरिन रिंग है और ये साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनमें ये पायरोल रिंग्स नजर आ रहे हैं। ये 1, 2, 3 एंड 4। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में जो हेड मौजूद होगा उसमें कॉम्प्लेक्स पोरफायरिन रिंग जो कि 4 जॉइंट मिले हुए स्मॉलर पायरोल रिंग्स पर कंसिस्ट करता होगा, जिनमें क्या होगा, कार्बन और नाइट्रोजन। तो इसी वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं, पायरोल रिंग। एन एटम ऑफ मैग्नीशियम is present in the center of porphyrin ring and is coordinated, और ये राब्ते में होता है या मिला होता है with the nitrogen of each pyrrole ring। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के हेड के दरमियान में मैग्नीशियम होगा जो कि 4 नाइट्रोजन से मिला होगा पायरोल रिंग की। तो यही बात हमने देखी कि मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है पोरफायरिन रिंग के दरमियान में, जस्ट लाइक दिस, ये पोरफायरिन रिंग, और मिला होगा किससे, नाइट्रोजन से पायरोल रिंग्स के, द नाइट्रोजन ऑफ पायरोल रिंग। दैट इज वाई मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, इसी वजह से जो मैग्नीशियम की कमी होगी वो वजह बनती है येलोइंग इन प्लांट्स, यानी इस क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स का कलर ग्रीन नजर आता है। तो अगर मैग्नीशियम नहीं होगा, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी, तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा और पत्ते क्या नजर आएंगे, येलो। ऑलमोस्ट हमने बातों को स्टडी कर लिया है। अब यहां से हम जस्ट अकॉर्डिंग टू बुक देखेंगे कि हीम पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, जो रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन का हीम पोर्शन होगा, वो भी क्या होता है, पोरफायरिन रिंग होता है, जस्ट लाइक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। बट उसमें दरमियान में आयरन होगा जो रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन है उसमें, और क्लोरोफिल में यहां पर मैग्नीशियम होगा। तो हमने देखा कि आयरन एटम मौजूद होगा इंस्टेड ऑफ मैग्नीशियम एटम इन द सेंटर। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल, अभी क्लोरोफिल की बात की जा रही है, विच इज अटैच्ड टू 1 पायरोल रिंग इज फाइटोल। अब एक पायरोल रिंग के साथ जुड़ी हुई ये टेल है जिसको क्या कहा जाता है, फाइटोल, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बनी हुई टेल है, और ये एक पायरोल रिंग से जुड़ी होगी जिसमें कार्बन 20 और हाइड्रोजन 39 होंगे। द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एम्बेडेड, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल धंसा हुआ होता है इन ए हाइड्रोफोबिक कोर, यानी कि वाटर हेटिंग कोर, जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, ऐसा हिस्सा थैलेकॉइड मेम्ब्रेन का बाय इट्स टेल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल धंसा हुआ होगा थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के हाइड्रोफोबिक कोर में अपनी टेल के जरिए। एंड क्लोरोफिल ए एंड बी डिफर फ्रॉम ईच अदर ओनली वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड टू पोरफायरिन रिंग। यहां पर यह बताया जा रहा है कि जैसे ये पूरा पोरफायरिन रिंग है, तो उसमें क्लोरोफिल ए के साथ जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो CH3 यानी मिथाइल होगा। बाकी सारा स्ट्रक्चर क्लोरोफिल ए का क्लोरोफिल बी से रिजेंबल करता होगा, मिलता होगा, सिवाय इसके कि इस साइड पर फंक्शनल ग्रुप क्लोरोफिल बी में कौन सा होगा, एल्डिहाइड, दैट इज CHO, जिसको हम कार्बोनाइल ग्रुप भी कहेंगे, टर्मिनल मैंने किनारे पर। अब
MCQs के लिए आपने, जो कि एंट्री टेस्ट में भी बारहा पूछी गई है, आपने याद रखना है कि क्लोरोफिल ए का फार्मूला क्या है और क्लोरोफिल बी का फार्मूला किस तरह से लिखना है. मॉलिक्यूलर फार्मूला, नॉट स्ट्रक्चरल. ड्यू टू स्लाइट डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर्स. अब इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स में थोड़ा बहुत फर्क है. द टू क्लोरोफिल्स शो स्लाइटली डिफरेंट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड हेंस डिफरेंट कलर्स. तो इनमें स्ट्रक्चर्स में तब्दीलियों की वजह से ये डिफरेंट स्पेक्ट्रा या फिर डिफरेंट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा शो करते हैं कि कौन सा क्लोरोफिल कौन सी लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है. सो दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ दीज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स. सम वेवलेंथ्स नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल ए. कुछ वेवलेंथ्स को क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो वो लाइट क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब करता है, और मामला इसके बरक्स भी हो सकता है, यानी वाइस वर्सा. Such differences in structure of different pigments increases the range of wavelength of light absorbed. इस तरह स्ट्रक्चर में तब्दीलियों की वजह से क्या फ़ायदा होगा कि डिफरेंट पिगमेंट्स मुख्तलिफ वेवलेंथ्स को, मुख्तलिफ कलर की लाइट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा यानी कि लाइट इंटेंसिटी जो एब्जॉर्ब हो रही है वो इंक्रीज हो जाएगी. क्लोरोफिल ए इज ब्लू ग्रीन while chlorophyll B is yellow green. अब ये इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के कलर्स शो किए जा रहे हैं जो आपने MCQs के लिए भी याद रखने हैं. अब लास्ट में हम देखेंगे ऑफ ऑल क्लोरोफिल्स क्लोरोफिल A इज मोस्ट अबंडेंट. क्लोरोफिल A सबसे ज्यादा पाया जाने वाला क्लोरोफिल है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में, क्लोरोप्लास्ट की, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. और ये बहुत ज्यादा अहम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है बिकॉज इट टेक पार्ट्स डायरेक्टली इन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस. यानी कि ये हिस्सा लेता है उन रिएक्शंस के अंदर जिनमें लाइट एब्जॉर्ब होती है डायरेक्टली, विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी. अब ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की बात की जा रही है कि जिसमें सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में. फॉर एग्जाम्पल, ग्लूकोज बनने से पहले इस लाइट की मदद से, लाइट रिएक्शन के नतीजे में सोलर एनर्जी से क्या बनाई जाती है, ATP. तो सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो गई इन द फॉर्म ऑफ ATP किसमें, केमिकल एनर्जी में. तो इसमें ज्यादातर कौन सा क्लोरोफिल इन्वॉल्व होगा, क्लोरोफिल A. और उसके बाद इट इज फाउंड इन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स. यानी क्लोरोफिल A फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होगा, एक्सेप्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, सिवाय फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के. क्लोरोफिल A इटसेल्फ एग्जिस्ट इन सीवरल फॉर्म्स. यानी क्लोरोफिल A की भी मुख्तलिफ इकसाम हैं, डिफरिंग स्लाइटली इन देयर रेड एब्जॉर्बिंग पीक. यानी कि रेड कलर की लाइट भी डिफरेंट वेवलेंथ की एब्जॉर्ब करता है, जिनमें 660, 680, 690 और 700 नैनोमीटर की लाइट्स की वेवलेंथ शामिल हो सकती हैं. क्लोरोफिल B इज फाउंड अलॉन्ग विद द क्लोरोफिल A. क्लोरोफिल B क्लोरोफिल A के साथ मौजूद होगा इन ऑल ग्रीन प्लांट्स, एम्ब्रियोफाइट्स जिनमें एम्ब्रियो बनता होगा, एंड ग्रीन एल्गा, और ग्रीन एल्गा में भी मौजूद होगा. क्लोरोफिल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. क्लोरोफिल्स पानी में हल नहीं होते, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल होंगे, फॉर एग्जाम्पल जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा, अल्कोहल वगैरह, सच एज कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड अल्कोहल. ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो सकता है. और उसके बाद अल्कोहल जिसमें क्लोरोफिल डिसॉल्व हो सकता है. तो इस तरह से हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं अल्कोहल में डालकर, किसकी, इस पत्ते से, क्लोरोफिल की. सो क्लोरोफिल, इसका स्ट्रक्चर, इसकी सारी डिटेल और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन में याद करने हैं, और इवन MCQs भी इसमें शामिल हैं. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस फर्दर. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक. Thank you.